एक राजा जिसने पत्थरों को इतिहास बना दिया, समुद्र को अपना साम्राज्य बना दिया और अपने नाम को 1000 साल बाद भी अमर कर दिया। यह है राजराज चोल की कहानी, वो राजा जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले भारत की कौन सी ताकत थी जो समुद्रों पर राज करती थी? कौन था वो राजा जिसने दक्षिण भारत को एक महाशक्ति बना दिया? आज हम बात करने वाले हैं राजराज चोल प्रथम की, एक ऐसे सम्राट की जिसने न सिर्फ युद्धों में विजय पाई बल्कि कला, वास्तुकला और नौसेना के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। 985 ईस्वी दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का उदय हो रहा था। इसी समय में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था अरुमोलीवर्मन, लेकिन इतिहास उन्हें राजराज चोल के नाम से जानता है। उनके पिता सुंदर चोल परांतक द्वितीय एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन युवा अरुमोली में कुछ खास था। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि थी। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं बनना चाहते थे, वे एक महान शासक बनना चाहते थे। लेकिन राजगद्दी का रास्ता इतना आसान नहीं था। चोल राजवंश में उत्तराधिकार की जटिल परंपराएं थीं। कई बार बड़े भाई की जगह छोटा भाई राजा बनता था, क्योंकि योग्यता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अरुमोली के बड़े भाई आदित्य कार्यकालन एक प्रतापी योद्धा थे और माना जाता था कि वही अगले राजा बनेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य की रहस्यमय मृत्यु के बाद 985 में अरुमोलीवर्मन चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने अपना राज्याभिषेक नाम रखा राजराज चोल प्रथम। जब राजराज सिंहासन पर बैठे तब चोल साम्राज्य एक मध्यम आकार का राज्य था। उत्तर में चालुक्य, दक्षिण में पांड्य और पूर्व में चेर हर तरफ से दुश्मन थे, लेकिन राजराज एक दूरदर्शी थे। उन्होंने समझा कि सिर्फ जमीन पर विजय काफी नहीं है, असली ताकत समुद्र में है। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी विरासत, भारतीय नौसेना का स्वर्णिम युग। राजराज ने अपने शासनकाल की शुरुआत में ही समझ लिया था कि व्यापार और शक्ति का केंद्र समुद्री मार्ग है। उस समय हिंद महासागर में 100 व्यापारी, चीनी जहाज और दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य सक्रिय थे। मसालों, रेशम और कीमती धातुओं का व्यापार समुद्री रास्तों से होता था। जिसका समुद्र पर नियंत्रण होगा, उसी का व्यापार और धन पर नियंत्रण होगा। ये सोचकर राजराज ने चोल नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनाने का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने पश्चिमी तट पर मालाबार क्षेत्र को जीता। ये इलाका मसालों और काली मिर्च के व्यापार का केंद्र था। इसके बाद उनकी नजर पड़ी श्रीलंका पर। श्रीलंका उस समय 3 राज्यों में बंटा हुआ था, उत्तर में राजरात, दक्षिण में रोहण और पूर्व में दक्षिण देश। राजराज ने एक के बाद एक सभी राज्यों को हराया। 993 में उन्होंने पूरे श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका को उन्होंने मुम्मुडी चोलमंडलम नाम दिया, जिसका अर्थ है 3 मुकुटों वाला चोल प्रांत। लेकिन राजराज यहीं नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षा समुद्र के पार थी। उन्होंने मालदीव द्वीप समूह पर आक्रमण किया और उसे भी चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले जब नेविगेशन तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, तब भारतीय नौसेना खुले समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके युद्ध लड़ रही थी। ये चोल नौसेना की ताकत और राजराज की रणनीति का प्रमाण था। फिर राजराज ने अपनी सबसे साहसी योजना पर काम किया, दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण। उस समय श्रीविजय साम्राज्य मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा के कुछ हिस्सों पर राज करता था। ये एक समृद्ध और शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य था जो मलक्का जलडमरू को नियंत्रित करता था, वह जलमार्ग जहां से भारत और चीन के बीच सारा व्यापार गुजरता था। राजराज ने समझा कि अगर इस जलमार्ग पर नियंत्रण चाहिए तो श्रीविजय को हराना होगा। 1005 में राजराज की नौसेना ने श्रीविजय पर हमला किया। ये एक ऐतिहासिक अभियान था। चोल जहाज बंगाल की खाड़ी पार करके अंडमान सागर में पहुंचे और फिर मलाय तट पर पहुंचे। उन्होंने कड़ारम यानी आधुनिक केड़ा पर कब्जा किया। इस जीत के बाद चोल साम्राज्य हिंद महासागर की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया। अरब व्यापारियों ने चोल जहाजों को समुद्र के शेर कहा। चीनी इतिहासकारों ने लिखा कि चोल नौसेना के सामने कोई टिक नहीं सकता। राजराज की नौसेना इतनी शक्तिशाली क्यों थी? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, चोलों ने जहाज निर्माण की कला में महारत हासिल की थी। उनके युद्धपोत बड़े, मजबूत और तेज थे। तमिल समुद्री वास्तुकारों ने ऐसे जहाज डिजाइन किए जो खुले समुद्र में महीनों तक यात्रा कर सकते थे। दूसरा, चोलों ने समुद्री नेविगेशन में उन्नत ज्ञान विकसित किया था। वे सितारों, हवाओं और समुद्री धाराओं का उपयोग करके सटीक रास्ते तय करते थे। तीसरा, राजराज ने एक मजबूत नौसैनिक प्रशासन बनाया। हर बंदरगाह पर नौसेना का एक अधिकारी होता था। जहाजों की मरम्मत, रसद की आपूर्ति और सैनिकों का प्रशिक्षण, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन राजराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। हर इकाई का एक गवर्नर होता था जो सीधे राजा को रिपोर्ट करता था। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया और एक व्यवस्थित कर प्रणाली लागू की। हर गांव, हर खेत का रिकॉर्ड रखा जाता था। इससे राजस्व संग्रह में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार कम हुआ। राजराज ने स्थानीय स्वशासन को भी बढ़ावा दिया। गांवों में सभा और उर नामक स्थानीय परिषदें होती थीं जो गांव के मामलों को देखती थीं। ये परिषदें सिंचाई, शिक्षा और स्थानीय विवादों का समाधान करती थीं। ये प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि आज भी दक्षिण भारत के कुछ गांवों में इसके अवशेष देखे जा सकते हैं और स्थानीय विवादों का समाधान करती थीं। राजराज की सबसे बड़ी विरासत है बृहदीश्वर मंदिर। 1000 में तंजावुर में इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ।
ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। इसका विमान यानी मुख्य गुंबद 60 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर 80 टन का पत्थर रखा गया है। 1000 साल पहले की तकनीक से इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था जिससे हाथियों ने इस पत्थर को ऊपर खींचा। बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक था। मंदिर की दीवारों पर नटराज, देवी देवताओं और चोल राजाओं की अद्भुत मूर्तियां हैं। हर मूर्ति में वास्तुकला और मूर्तिकला की बारीकी देखने लायक है। मंदिर के शिलालेखों में राजराज के युद्धों, दान और प्रशासनिक सुधारों का विस्तृत वर्णन है। ये शिलालेख तमिल भाषा और ग्रंथ लिपि में हैं और इतिहासकारों के लिए अमूल्य स्रोत हैं। मंदिर में 400 देवदासियां नृत्य और संगीत की सेवा करती थी। राजराज ने मंदिर को विशाल भूमि, गांव और धन दान में दिए ताकि मंदिर की देखभाल और धार्मिक गतिविधियां चलती रहें। मंदिर परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी था जहां संस्कृत, तमिल और अन्य भाषाओं के ग्रंथ रखे जाते थे। राजराज चोल कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में कवि, संगीतकार और विद्वान आते थे। तमिल साहित्य का स्वर्णिम काल उनके शासनकाल में था। कलिंगत्तुपर्णी जैसी महाकाव्य रचनाएं इसी समय लिखी गईं। चोल मूर्तिकला की अनूठी शैली विकसित हुई जिसमें कांस्य की मूर्तियां बनाई जाती थीं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति, जो आज पूरी दुनिया में भारतीय कला का प्रतीक है, चोल काल की देन है। राजराज ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी को समान सम्मान दिया। उन्होंने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया जो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके शासन में धार्मिक सहिष्णुता थी और सभी धर्मों के लोग शांति से रहते थे। 1014 में राजराज चोल प्रथम का निधन हुआ। उन्होंने लगभग 30 साल तक शासन किया और अपने साम्राज्य को एक छोटे राज्य से एक विशाल समुद्री साम्राज्य में बदल दिया। उनके बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने गद्दी संभाली, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और गंगा नदी तक चोल साम्राज्य का विस्तार किया। राजराज चोल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत और उनके प्रभाव को समझने के लिए हमें गहराई से देखना होगा कि उन्होंने भारत और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कैसे बदल दिया। जब हम राजराज की नौसैनिक विजयों की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति थी। चोल नौसेना ने हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बना दिया। समुद्री डाकुओं का खात्मा हुआ। व्यापारी जहाज सुरक्षित रूप से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक यात्रा कर सकते थे। इससे व्यापार में तेजी आई। चोल साम्राज्य समृद्ध हुआ। तंजावुर, कांचीपुरम और महाबलीपुरम जैसे शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। चोल सिक्के उस समय हिंद महासागर के कई हिस्सों में स्वीकार किए जाते थे। यह चोल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का सबूत था। अरब व्यापारी चोल बंदरगाहों पर आते थे और मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर खरीदते थे। चीनी जहाज रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से सुगंधित लकड़ी और सोना आता था। चोल साम्राज्य इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। राजराज ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया। गोदामों, सीमा शुल्क कार्यालयों और व्यापारियों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण हुआ। विदेशी व्यापारियों को सुरक्षा और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। तमिल व्यापारी समुदायों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी बस्तियां स्थापित की। आज भी थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया में तमिल प्रभाव के अवशेष देखे जा सकते हैं। राजराज की सैन्य रणनीति भी उल्लेखनीय थी। वे सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते थे, वे युद्ध की योजना बनाते थे। हर अभियान से पहले गुप्तचर भेजे जाते थे जो दुश्मन की ताकत, कमजोरियों और इलाके की जानकारी इकट्ठा करते थे। फिर सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। चोल सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना चारों अंग थे। हर अंग को विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। चोल सेना का अनुशासन बेमिसाल था। सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था और उनके परिवारों की देखभाल की जाती थी। घायल सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं थीं। शहीद सैनिकों के परिवारों को पेंशन और जमीन दी जाती थी। इससे सैनिकों में राज्य के प्रति वफादारी और समर्पण बढ़ा। वे जानते थे कि अगर वे राज्य की सेवा करेंगे तो राज्य उनकी देखभाल करेगा। राजराज के शासनकाल में चोल साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में तुंगभद्रा नदी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक और पश्चिम में मालाबार तट से लेकर पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई थी। यह उस समय दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन राजराज ने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। उनके शिलालेखों में विनम्रता है। वे खुद को भगवान शिव का सेवक कहते थे। बृहदीश्वर मंदिर के बारे में और भी दिलचस्प बातें हैं। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी वास्तुकला इतनी उन्नत है कि वैज्ञानिक आज भी इसका अध्ययन करते हैं। मंदिर की संरचना भूकंप प्रतिरोधी है। 1000 साल में कई भूकंप आए, लेकिन मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे पहले दिन था। मंदिर के गुंबद की छाया दोपहर में जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तुकला का एक अद्भुत करिश्मा है। मंदिर की दीवारों पर 108 भरतनाट्यम मुद्राएं उकेरी गई हैं। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन मूर्तियों से हमें 1000 साल पहले के नृत्य की शैली और तकनीक के बारे में पता चलता है। मंदिर में एक विशाल नंदी की मूर्ति है जो एक ही पत्थर से बनाई गई है। इसका वजन 20 टन से ज्यादा है। मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं हुआ था।
ये चोल साम्राज्य की तकनीकी, इंजीनियरिंग और कलात्मक उपलब्धियों का प्रदर्शन था। राजराज ये संदेश देना चाहते थे कि चोल साम्राज्य सिर्फ सैन्य शक्ति में ही नहीं बल्कि विज्ञान, कला और संस्कृति में भी अग्रणी है, और वे सफल हुए। बृहदीश्वर मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से राजदूत, व्यापारी और तीर्थयात्री आते थे। सभी चोल साम्राज्य की महानता से प्रभावित होते थे। राजराज के शासनकाल में शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया। हर मंदिर में एक पाठशाला होती थी जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। संस्कृत, तमिल, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। राजराज ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे। चिकित्सा, ज्योतिष, वास्तुकला और संगीत, हर क्षेत्र में अनुसंधान हो रहा था। चोल काल में खगोल विज्ञान में भी प्रगति हुई। चोल खगोलविदों ने ग्रहों की गति, ग्रहण और ऋतुओं का सटीक अध्ययन किया। इस ज्ञान का उपयोग कृषि और नौचालन में होता था। चोल कैलेंडर बहुत सटीक था। किसान इसके आधार पर फसलों की बुवाई और कटाई करते थे। नाविक इसके आधार पर समुद्री यात्राओं की योजना बनाते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी चोल काल में उन्नति हुई। आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धति दोनों का अभ्यास होता था। हर बड़े शहर में चिकित्सालय थे। राजराज ने गरीबों के लिए मुफ्त आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा पद्धति दोनों का अभ्यास होता था। महान सम्राट राजा चोल प्रथम, जिन्होंने चोल साम्राज्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाया और तंजावुर के भव्य बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, उनका अंत किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांति और भक्ति में व्यतीत किए। लगभग 1012 ईस्वी में ही उन्होंने अपने अत्यंत योग्य पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम को युवराज और सह शासक नियुक्त कर दिया था, जिससे सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से सहज और शांतिपूर्ण रहा। लगभग 1014 ईस्वी में सम्राट ने अत्यंत शांत तरीके से अपनी अंतिम सांस ली। उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने बिना किसी संघर्ष के साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने पिता की स्थापित विरासत को आगे बढ़ाते हुए चोल साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों तक ले गए। ये एक महान शासक के गौरवशाली युग का एक शांत और सफल समापन था। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।